वेलकम बैक टू अंकल का रेडियो। और मित्रों, कैसे हो? कोरोना से डर लग रहा है? अभी भी मास्क लगा के घूम रहे हो, सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये कोरोना आया क्यों है, क्या वजह है इस कोरोना की, ये है क्या चीज, इस पे वर्ल्ड क्या कर रहा है, इसके पीछे आने के कारण क्या थे। तो लास्ट तक बने रहना, डिस्कशन बहुत बढ़िया होने वाली है। और दोस्तों, कुछ कमेंट्स किया करो। अगर आप कुछ कमेंट्स करोगे तो मैं उनके आंसर दूंगा और डिस्कशन हमारी और हेल्दी हो जाएगी। नई नई बातें हमें पता लगेंगी अगर आप कमेंट करोगे। तो शुरू करते हैं कि ये स्टोरी क्या है कोरोना की। तो कोरोना की स्टोरी दोस्तों ये है कि जो मीडिया बताती है, यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना तो मैं कभी चाइना गया हूं, ना आप कभी गए हैं, हो सकता है कई लोग गए हों, लेकिन फिलहाल 6 मंथ्स में तो कोई भी नहीं गया। तो स्टोरी ये है कि जी ये वुहान से एक वायरस निकला, चाइना से, जिसका ओरिजिन वुहान से हुआ और वहां पे वो बैट्स की वजह से हुआ, चमगादड़ों की वजह से हुआ। और फिर ये इटली पहुंच गया, इटली से ये यूरोप में फैल गया, यूरोप के बाद ये यूएसए में आ गया, यानी पूरी दुनिया में चाइना ने इस वायरस को फैला दिया। ये कहानी है जो आप मीडिया में सुनते हो। इस कहानी से तो यही लगता है कि चाइना कल्प्रिट है। वाकई चाइना कल्प्रिट है? सोचने वाली बात है। चाइना इतना बड़ा रिस्क ले लेगा, मतलब एक ऐसा वायरस बना देगा और सारी दुनिया को मारने की साजिश रचेगा और कामयाब हो जाएगा उसके अंदर, और बाकी दुनिया सोती रहेगी। ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं कोई चाइना का सपोर्टर नहीं हूं, कई लोग इसको गलत ना समझे कि मैं चाइना को डिफेंड कर रहा हूं। मैं चाइना को कभी भी डिफेंड नहीं कर रहा। प्रॉब्लम सारी ये है कि हमें सच नहीं बताया जा रहा। ये इसी तरह से है कि एक आदमी ने चोरी कर ली, अब चोरी का भंडा फूट गया, पुलिस उसे पकड़ने को जा रही थी, तो उसने कहा जी मुझे क्यों पकड़ रहे हो, चोरी करवाने वालों को भी तो पकड़ो। तो पता लगा जी 4-5 बहुत अमीर आदमी हैं, उन्होंने उसको सारा कुछ समझाया था चोरी कैसे करनी है, फिर उसने चोरी करी। अब जब पकड़े गए तो वो चारों तो कह रहे हैं जी ये तो बहुत बड़ा चोर है, इसने तो हमें भी लूटा। वो पल्ला झाड़ रहे हैं और उस चोर को फंसवा रहे हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे चोर कौन है? यहां पे चोर बना दिया चाइना को। पुलिस कौन है? WHO। और अमीर लोग कौन है? यूएसए एंड कंपनी, जो देश उसके साथ। ये है कहानी सारी। वुहान की एक लैब में ये वायरस के ऊपर स्टडी चल रही थी। आज से नहीं चल रही थी, 10 सालों से चल रही थी। कोविड के 3 वेरिएंट्स पहले भी आते हैं, ये सबको मालूम है, गूगल कर सकते हैं आप। इसको नया नाम दे दिया कोविड-19, चाइनीज ओरिजिनेटेड वायरस इन दिसंबर 19। ये चौथी फॉर्म है कोरोना की। अब जो वुहान में लैब थी जहां पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे वायरसेस के ऊपर, उसमें कौन कौन था साथ? उसमें यूएसए भी साथ था, फ्रांस भी साथ था, यूरोप के और कंट्रीज भी साथ थे। फंडिंग हो रही थी, थाउजेंड्स ऑफ $, यूरोस जा रहे थे। 10 साल से ये लोग काम कर रहे थे। आज क्या हो गया? आज वायरस स्प्रेड हो गया तो कल्प्रिट चाइना हो गया, ये सारे दूध के दुल्हे हो गए। भाई तुम सारे मिलके उस लैब में करके आ रहे थे 10 सालों से, ये बताओ। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ये जो वायरस है इसको बनाने का रीजन एक ये है कि चाइना की तरफ से, आई एम नॉट श्योर, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो आपको मीडिया, अगर आप गूगल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वो कुछ एक ऐसा वायरस बनाना चाहते थे जो आदमी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करे, या जिसका वीक हो उसको इफेक्ट करे। उससे क्या होगा कि जी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ऐसे तो लोग मर नहीं रहे। कुछ ऐसी स्टडी हो रही थी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इसको बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करना था। जैसे लेट 70s में, 80s में ये चीजें यूज होती थी। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है। अब भाई कोई वेपन बनाएगा बायोलॉजिकल, तो वो दुनिया में ढिंडोरे पीट के बनाएगा उसको कि जी मैं ऐसे वेपन बना रहा हूं, बायोलॉजिकल वेपन, जिससे मैं दुनिया खत्म कर सकता हूं और तुम भी आ जाओ मेरे साथ। ऐसा तो होगा नहीं। वो तो चुपचाप काम करेगा अगर उसके मन में कुछ होगा तो।
अगर उसके मन में कुछ नहीं होगा और वो रिसर्च पर्पस के लिए कर रहा होगा तो वो और लोगों को भी इन्विटेशन देगा। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्ट हैं और जो यूएसए के साइंटिस्ट हैं, ये चाइनीज साइंटिस्ट के साथ उस लैब में कर क्या रहे थे इतने सालों से? आज आपने हाथ खड़े कर दिए, जो चाइना ही है जी, ये चाइना ही कल्प्रिट है, चाइना ने किया। अगर चाइना ने ये किया, दिसंबर में ये वायरस आ गया था, तो ट्रंप साहब इंडिया में मार्च में करने के आए थे? ट्रंप साहब को नहीं पता था ये इतना डेंजरस वायरस है, इससे लोग मर सकते हैं? और इंडिया जिस कंट्री को गरीब कंट्री माना जाता है, जिसको कहते हैं कि ये गंदी कंट्री है, यहाँ सफाई नहीं होती, यहाँ हाइजीन नहीं होती, सिविक सेंस नहीं होती लोगों को, तो ये भाई साहब यहाँ ट्रंप जी यहाँ क्या करने आए थे? 3 महीने हो गए वायरस को आए हुए, सारी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, आप क्या कर रहे थे यहाँ इंडिया में? अब हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई ये ना कहे भाई साहब वो आप बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हो जी क्योंकि मोदी जी लाए थे। अब मोदी जी क्यों लाए थे तो मोदी जी जानते हैं। मेरा मानना सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं। इफ कोरोना वॉज सो डेंजरस, वाई वॉज मीटिंग ऑफ मिस्टर ट्रंप हेल्ड इन इंडिया? ये ऐसा क्यों किया गया? मास लोगों को इकट्ठा किया गया, लाखों लोग स्टेडियम के अंदर आए। तो भाई ये मार्च में डेंजरस नहीं था, 23 मार्च के बाद ये डेंजरस हो गया, अप्रैल मई में आकर तो ये इतना डेंजरस हो गया कि मतलब अब आप घर से भी बाहर नहीं निकलोगे, आपको लॉकडाउन में रख दिया है। तो भाई साहब कहानी क्या है, हमें क्लियर बता दो ना। आप कहो हम 6 महीने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सीधा बोल दो भाई 6 महीने तुमने घर से बाहर नहीं आना, 6 महीने तुमने दुकानें नहीं खोलनी, 6 महीने तुमने कोई बिजनेस नहीं करना, 6 महीने तुमने सफाई करनी है देश की। कर देते हैं हम, वैसे ही कर देते हैं। मैं एक बात बड़ा क्लियर कर दूं, इट इज नॉन पॉलिटिकल। ये जो डिस्कशन यहां पे हो रही है ये किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि भाई ये क्या प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे लोग, आप जैसे सियाने लोग, ये सियाने लोग भी जो हैं ये समझ नहीं पा रहे इस बात को। रोज टीवी में न्यूज आ जाती है 400 आदमी मर गए आज दिल्ली में, 1000 आदमी मर गया आज महाराष्ट्र में, 500 मर गया गुजरात में, 200 मर गया यूपी में, हरियाणा में मर गया 200। फिर कहते हैं जी 1000 ठीक हो गए। भाई रोज आप क्यों डरा रहे हो हमें? अब बात करते हैं कि जी ये मेडिसिन की बात में रामदेव जी आ जाते हैं, रामदेव जी को बाद में डिस्कस करेंगे। ये इसकी मेडिसिन, भाई तुम तो कह रहे थे हम वैक्सीन ले आएंगे इसकी, सारे कंट्रीज कह रहे थे हम वैक्सीन ले आएंगे इसकी, इंडिया भी जोर शोर से लगा हुआ था। इंग्लैंड तो कह रहा था बस 15 दिन रह गए हमारी वैक्सीन को, इटली वाले कह रहे थे हमने भी बना लिया, स्पेन वाले कह रहे थे हमने भी बना लिया, यूएसए वाले भी कह रहे हैं हमने भी बना लिया। तो भैया वो वैक्सीन है कहां? दोस्तों इसकी वैक्सीन बन नहीं सकती। इसकी वैक्सीन क्यों नहीं बन सकती? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये जो एक वायरस है ये ऐसा स्ट्रैंड है कि ये म्यूटेट करता है, ये अपने आप को बदलता है, क्योंकि लैब में इस वायरस के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, ये बहुत ज्यादा म्यूटेट करता है। अभी इंग्लैंड में रिसेंटली स्टडी हुई है, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, किसने करी है ये आप गूगल कर सकते हैं, 7,500 लोगों के करीब उनके ऊपर स्टडी हुई है कि वो कोरोना इन्फेक्टेड थे। तो इस वायरस ने क्या किया, ये वायरस 198 टाइम्स म्यूटेट हो गया, यानी 198 टाइम्स चेंज हो गया। जब एक चीज बार बार खुद को बदल रही है तो आप उसके अगेंस्ट कोई दवाई कैसे बनाओगे, ये समझा दो हमें। आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, हो सकता है कई लोगों को अजीब सा ही लगे। मान लीजिए कि एक मच्छर आ रहा है और वो आपको काटने आ रहा है, अब आप क्या करेंगे? या तो आप उसे हाथ से मारेंगे या आप एक रैकेट लेंगे, आजकल रैकेट बहुत चलते हैं, आप रैकेट से मारेंगे उसको। अब मान लीजिए आधे रास्ते में आते आते वो कौवा बन गया, अब क्या रैकेट से कौवा मरेगा? नहीं मरेगा। तो आप क्या होगा, आप कोई छोटी मोटी गन ले लेंगे उसको मारने के लिए। आपने छोटी मोटी गन उठाई, इतनी देर में कौवा हाथी बन गया। अब वो छोटी वाली गन से भी हाथी नहीं मरेगा, तो आप कोई और एक चीज ले आएंगे, कोई तोप ले आएंगे, कोई गोला ले आएंगे, किसको मारूंगा। तो जब वो बार बार खुद को बदलता रहेगा तो आप कितने हथियार लाएंगे?
ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि ये म्यूटेट करता है, ये खुद को बदलता है। आप कितनी दवाइयां और कितनी वैक्सीन बनाओगे, क्योंकि जब तक आप कुछ बनाओगे, वैसे बनना नहीं है, बनाओगे, तब तक तो खुद को बदल लेगा। तो फिर ये काम नहीं करेगी आपकी वैक्सीन। तो हमें क्या, आप हर चौथे दिन नई वैक्सीन लगाओगे? मैं रिसर्च के अगेंस्ट नहीं हूं। कोई कहेगा भाई साहब आप रिसर्च की बात कर रहे हो, रिसर्च तो बहुत अच्छी होती है, अगर वैक्सीन बनती है तो फायदा होगा लोगों का। तो भाई साहब फायदा तो होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए, लेकिन फायदा इंसानियत को कम होता है, इंसानों को ज्यादा होता है। कैसे? इसके पीछे करोड़ों रुपए की गेम है। ये जो बाबा रामदेव को मैं थोड़ा सा ही लाऊंगा, ज्यादा नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो फिर पॉलिटिक्स हो जाता है। ये बाबा रामदेव की जो दवाई आई और उसके ऊपर इतना बवाल उठ गया, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में रामदेव ने कोई चीज बनाई होती तो बल्ले बल्ले हो रही होती, दुनिया भर में मीडिया उसकी तारीफ कर रहा होता, कोई उसके अगेंस्ट नहीं होता। ये रामदेव जी ने आके भांजी मार दी बीच में कि उन्होंने कहा यार थोड़ा सा शेयर हम भी ले लें। फार्मा कंपनीज, ग्लेनमार्क जैसी एक कंपनी एक कोई दवाई लेके आई है, सिप्ला ने कोई एक दवाई बनाई है। ये दवाई बनाई किसी ने कुछ नहीं है, सब पुरानी दवाइयां। तो रामदेव जी की एंट्री ने उस सारी स्टोरी को खराब कर दिया, इसलिए रामदेव जी को थोड़ा सा पीछे किया था। रामदेव जी का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि हम रामदेव जी के अगेंस्ट हैं या फेवर में हैं, या अगर किसी ने उनको हटाया है या कोई केस किया उनके ऊपर या कोई उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो रही है तो हम उसके अगेंस्ट हैं। वो लॉ अपना काम खुद करेगा, हम लॉ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम तो वही बात करेंगे ना जो मीडिया हमें बताता है। आप कोरोना से हमें डराते हो, हम डरते हैं। तो मीडिया में आप दिखा रहे हो कि रामदेव गलत है तो हम गलत भी कह देंगे, आप कहोगे सही है तो हम सही कह देंगे। लेकिन हम एनालिसिस तो कर सकते हैं ना कि वाकई में कोई सही है या गलत है, हमें पता तो चले। चलो बाद में पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कहूं कि भाई साहब आप बेफिक्र हो जाएं, आप किसी चीज की परवाही ना करें क्योंकि मैं कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों का एक डर दूर करना चाहता हूं जो आप लोगों के मन में बैठ गया। मैं जहां भी जाता हूं कोई मुझे कहता है भाई साहब आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब यह है कि लॉ बन गया, अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आपको फाइन होगा, तो मास्क लगाना पड़ता है। मैं भी लगा लेता हूं। तो कुछ लोग कहते हैं आप तो कह रहे थे कल मास्क नहीं लगाना, आज आपने लगाया हुआ है। तो मैंने कहा जी ये तो डंडा है, मेरे को डंडा दिया हुआ है जैसे सब लोगों को दिया हुआ है। जब इतनी जनरल अवेयरनेस है कि लोग खुद ही मास्क लगा लेते हैं, खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, तो आप ये फाइन क्यों लगा रहे हैं लोगों के ऊपर? मतलब आप इससे भी पैसा कमाएंगे? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा दोस्तों। चाहूंगा कुछ लोग कमेंट करें, कुछ अपनी सजेशंस दें, ताकि इस डिस्कशन में हम सबको इन्वॉल्व कर सकें और बातें भी ला सकें। ग्लव्स पहनने हैं, आजकल आपने देखा होगा सब लोगों ने ग्लव्स पहने होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ग्लव्स पहनने चाहिए। अब उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है ये तो किसी को नहीं मालूम। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हम गलत भी हो सकते हैं, कोई पंडित तो है नहीं, हम ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन हम तो बात कर सकते हैं अपनी, जो हमारे मन में आ रही है, दिल की बात है, करेंगे। अभी क्या होता है, किसी को खांसी जुकाम हो जाता है हल्का सा या बुखार हो जाता है, डर जाता है वो, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो क्या करता है फिर वो, डॉक्टर के पास जाने की सोचता है, या डॉक्टर के पास चला जाऊं। दोस्तों अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, ये मेरी थॉट है कि अगर तो वो आपका मित्र है तब तो वो आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट करेगा जैसे होता था और आप घर आ जाओगे। लेकिन अगर वो आपका मित्र नहीं है तो फिर वो आपको सजेस्ट करेगा भाई तू टेस्ट करा ले। अब जब आप टेस्ट कराने जाओगे तो वो जो टेस्ट करेगा जरूरी नहीं है वो आपको नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे या वो सच्ची रिपोर्ट दे। अगर उसने आपको कह दिया कि आप पॉजिटिव हो तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है, डॉक्टर भी कह रहा है आपका। अब क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। आपका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? ज्यादातर लोग सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, और कोविड के मौसम में, कहना नहीं चाहिए, कोविड के मौसम में या कोरोना के मौसम में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे।
तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस तो सबको पता ही है, 50,000 रुपए रोज का मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। यानी अगर आपने 14 दिन वहां रहना है तो 7 से 15 लाख के बीच में आपका खर्चा हो जाएगा, अगर आपको कोरोना है तो। आपको है नहीं है, ये कह देंगे, फिर ये आपको हॉस्पिटल में भेज देंगे। वहां ट्रीटमेंट क्या करेंगे आपका? पॉइंट ये है कि इन्होंने कह दिया आपको कोरोना, आप पॉजिटिव हो। अब भाई आप मेरा वहां पे क्या ट्रीटमेंट करोगे 14 दिन, जिसके आप मुझसे 7 से 15 लाख रुपए ले लोगे? सरकारी होगा तो शायद फ्री में भी हो जाए। क्या ट्रीटमेंट करोगे आप? कौन सी दवाई आपने निकाली? अब सब कहेंगे जी वो एक ग्लैनमार्क ने दवाई निकाल दी है, एक सिप्ला ने निकाल दी है, साइक्लोवीर, वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जी, एक कोई और दवाई हम दे देंगे। ये दवाइयां तो पहले से ही डोमेन में थी, आपने आज तक कोई रिसर्च नहीं करी, कोई रिसर्च नहीं करी आपने आज तक। तो ये पुरानी दवाइयों से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने जो लोगों से इंटरेक्ट किया है कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मतलब कोई इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई साहब मैं गया, रातों में बड़े आराम से वहां पे, थोड़ा सा ये था कि कोई मेरे पास नहीं आता था। तो मैं कहा दवाइयां तो भाई साहब वो ऐसे ही लगता था जैसे बी कॉम्प्लेक्स की तरह कुछ दे रहे हैं मुझे, बस वो कहते थे ये 2 बार खानी है, और खाना वाना मिलता था, मैं गाने वाने सुनता था, चैट करता था, व्हाट्सएप करता था, बस यही करता रहा मैं, और तो मेरा कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं ठीक होके वापस आ गया। वो कह रहे जी आप नेगेटिव हो। तो मैंने कहा भाई साहब आप लक्की हो, क्या वापस आ गए? क्यों लक्की हो? क्योंकि आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई। मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम वीक होता, नेचुरली अगर आपको कोई चीज हो जाती और साथ में आपको ये इन्फ्लुएंजा हो जाता, तो आप थोड़ी सी सिचुएशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। फिर क्या होता? फिर आपका वही ट्रीटमेंट शुरू हो जाता, वो वेंटिलेटर वाली स्टोरी। इनको तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है जी, इनका ऑक्सीजन का सैचुरेशन पॉइंट जो है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो इनको तो वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा जी। फिर वो वेंटिलेटर पे डाल देंगे। वेंटिलेटर की कहानी ये है जी कि वेंटिलेटर 98%, ये स्टडी है, ये गूगल कर सकते हो, मैंने वो अपना ज्ञान नहीं है मेरा, अप्रोक्सीमेटली 97 to 98% वेंटिलेटर काम ही नहीं करता। जो नेचुरल हमारा सिस्टम है सांस लेने का, ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये क्या करता है कि जब आपको वेंटिलेटर लगाया जाता है तो ये क्या करता है, ये जो नेचुरल ऑक्सीजन आनी थी आपको या CO2 आपकी जानी थी, ये काम ये वेंटिलेटर करना शुरू कर देता है। यानी अब आपका जो ब्रेन है, जो आपकी बॉडी से कनेक्टेड था, जो कमांड देता था सांस लेने की छोड़ने की, ब्रेन से आपकी बॉडी का कनेक्शन धीरे धीरे ये खत्म कर देगा, क्योंकि बॉडी खुद ही कर रही है ये। तो नेचुरली क्या होगा, जब ब्रेन का कनेक्शन आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगा तो ब्रेन ये समझना छोड़ देगा या सोचना छोड़ देगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि आपकी इस वजह से डेथ हो जाए, क्योंकि ब्रेन को तो समझ ही नहीं आ रहा आपको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि कोई आर्टिफिशियल चीज आ गई है जो वो काम कर रही है, जो वो करता था। तो 98% टाइम्स ऑफ द केसेस ये वेंटिलेटर आपको नुकसान ही देता है, फायदा कुछ नहीं देता। ये स्टडी है बहुत बड़ी, लेकिन अब ये गेम है, पैसा है इसके अंदर, क्योंकि पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे फिर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। थोड़ा सा सोचो, थिंक अबाउट इट। कुछ छोटा मोटा घर में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को खांसी जुकाम होता है, तो खुद ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, जैसे घरों में हम पुराने टाइम में करते थे, या जैसे आप 6 महीने पहले करते थे। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर या फिजिशियन को नहीं दिखाना चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो जाते हैं कोई ना कोई दवाई ले लेते हैं, खुद ही ले लेते हैं। इंडियंस आर बॉर्न डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, ये तो कहावत है। तो जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही रहें, पैनिक होके डॉक्टर के पास ना जाएं, हॉस्पिटल ना जाएं, केओस ना क्रिएट करें। उससे क्या होगा, आप अपना नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं दोबारा, इस टॉपिक पे फिर से डिस्कशन करेंगे, कुछ नया लेके आएंगे, रामदेव जी की भी बात करेंगे। चाओ।